हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 23 जुलाई 2021, दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देश की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने एक नई योजना चलाई है और इससे महिलाएं 4,000 रूपए तक हर महीने कमा सकती है। क्या पूरी योजना मैं आपको बताऊंगा। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर है, स्कूल खुलने को लेकर वो भी जानेंगे। कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट पर भी नजर डालेंगे। साथ ही आज के देश के मौसम समाचार, सोना चांदी के रेट, एजुकेशनल खबरें और सरकार की कुछ नए नियम, नई योजनाएं, नई स्कीम और बड़े ऐलान पर रुक करते हैं फटाफट से। कुल मिलाकर के आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक मेरे साथ देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको आज के पहले अपडेट की तरफ। एक एक करके 50 बड़ी खबरें तो जानेंगे अपन, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि थोड़ा जुकाम वगैरह लगने की वजह से आवाज में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, माफी चाहता हूं इसके लिए। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं समाचार की तरफ। देखिए बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। 750 करोड़ रुपए से लद्दाख में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जी हां, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की एक बैठक हुई और उसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी दी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया दोस्तों कि हमारे देश में लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर सरकार 750 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। अच्छा, ऐसा ही एक फैसला उत्तर प्रदेश में भी मेरठ में 700 करोड़ रुपए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए खर्च होने जा रहे हैं। जमीन वगैरह भी तय कर ली गई इसको लेकर। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इससे हमारे देश में युवाओं को अपार मौके मिलेंगे, मतलब रोजगार, जॉब्स वगैरह इनका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 2020 सिविल परीक्षा में शामिल न होने वाले छात्रों को इस बार दूसरा मौका नहीं मिलेगा। गुरुवार को ये स्पष्ट कर दिया केंद्र सरकार ने कि जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स इस सिविल सेवा एग्जाम में शामिल नहीं हो सके हैं, उनके लिए कोई सेकंड चांस नहीं होगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, महंगे एलपीजी सिलेंडर पर आप भी बचा सकते हैं 900 रुपए। पेटीएम पर अभी दोस्तों आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पेटीएम के साथ एक पार्टनरशिप करके ये ऑफर निकाला है। अगर आप भी गैस सिलेंडर की बुकिंग कराना चाहते हैं तो पेटीएम के जरिए करा सकते हैं। यहाँ पर आपको 900 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है। ये देख सकते हैं, इंडियन ऑयल की तरफ से कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी गई है कि बुक योर सिलेंडर एंड गेट अप टू 900 कैशबैक। ओके, तो अगर आप इंडियन ऑयल का गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो आप अपने पेटीएम ऐप के जरिए कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इसका फायदा उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जो फर्स्ट टाइम पेटीएम ऐप के जरिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, लाखों वर्कर्स के लिए खुशखबरी है। प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कोरोना से अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई ना, तो फिर माँ, पत्नी, बेटा और बेटी सभी को पेंशन मिलेगी। अगर आपने ईएसआईसी के तहत मेंबरशिप ले रखी है तो आपको बता दूं, नौकरी करने वालों का मतलब पीएफ, ईएसआईसी वगैरह तो करता ही है अधिकतर कंपनियों में। और अगर आपका नहीं भी करता तो आप ईएसआईसी से जुड़ जाएं। ईएसआईसी क्या है तो हो सकता है इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है। और इसमें मतलब अगर कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है, मान लीजिए आपकी कोई परेशानी आ गई और आप नौकरी वगैरह नहीं भी कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में ईएसआईसी आपको पेंशन के रूप में हर महीने कुछ पैसे देता है। हालांकि आपकी सैलरी से भी हर महीने कुछ पैसे काटे जाते हैं और उसमें सरकार कुछ और पैसे मिला करके फिर आपको पेंशन के रूप में देती रहती है, राइट। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है ना, इस महामारी के बीच सरकार ने राहत का ऐलान किया और सरकार का कहना है कि अगर किसी वर्कर की कोरोना के कारण मौत हो जाती है तो उसके घर के सभी मेंबर्स को पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसमें पति पत्नी, माँ, बेटा, बेटी वगैरह सभी के बीच पेंशन को बांटा जाएगा। अगर इंश्योर्ड पेंशन मेरिट था तो पत्नी को पेंशन रेट का 60% लाइफ टाइम मिलता रहेगा और वही माँ को पेंशन का 40% लाइफ टाइम मिलता रहेगा और बेटा 25 साल पूरा होने तक बेटे को पेंशन रेट का 40% मिलता रहेगा। तो ये कुछ ईएसआईसी ने बदलाव किए हैं, कल ही इसके बारे में अपडेट दिया सरकार ने। वही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एयरटेल कंपनी ने अपने प्लान्स को महंगे कर दिए। एयरटेल ने पोस्ट पेड कनेक्शन महंगे कर दिया। अब ग्राहक से कमाई बढ़ाने पर कंपनी फोकस कर रही है। दरअसल कॉर्पोरेट के लिए 199 और 249 का तो पोस्ट पेड कनेक्शन जो था ना, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। अब कम से कम आपको 299 का कनेक्शन मिलेगा और ये नए और वर्तमान दोनों ग्राहकों के लिए लागू होगा। रिटेल ग्राहकों के लिए 749 का प्लान भी खत्म हो चुका है। इसकी जगह पर अब आपको 999 रुपए यानी कि 999 का प्लान लेना पड़ेगा। तो एयरटेल ने काफी रेटें बढ़ा दी हैं पोस्ट पेड प्लान की। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवेज ने 53 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। अभी देश में आपको पता होगा, मतलब कई राज्यों में बाढ़ वगैरह का माहौल भी चल रहा है और भी कई कोरोना वायरस की महामारी के चलते कई परिस्थितियां चल रही हैं। तो ऐसे में 53 अलग अलग ट्रेनों को इंडियन रेलवे ने कैंसिल कर दिया। अब ये अलग अलग रूट की ट्रेनें हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप अक्सर रेल यात्रा करते रहते हो दोस्तों, तो आप अपने मोबाइल से इंडियन रेलवे के पोर्टल पर विजिट कर लीजिएगा कि कहीं आपकी बुक हुई ट्रेन का रूट भी कैंसिल तो नहीं हो गया, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, इस सरकारी योजना से महिलाओं को मिलेगा रोजगार। हर महीने 4,000 रुपए तक कमाने का माताओं बहनों को मौका मिल रहा है। दरअसल बात कुछ यूं है कि हमारे देश में एक राज्य से इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, वो महिलाओं को स्वरोजगार यानी कि आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम रखा गया बीसी यानी कि बैंकिंग करेस्पोंडेंट। ये बैंक सखी के नाम से यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए योजना शुरू की है, ठीक है ना। इसमें महिलाएं क्या है कि बैंक का एजेंट बनकर कमाई कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें बैंक की ओर से अतिरिक्त कमीशन भी मिलेगा। कहने का मतलब ये वैसे ही हो गया दोस्तों, जैसे कि भारत सरकार की स्कीम
में बैंक मित्र वगैरह का जो जॉब होता ना, ठीक वैसे ही महिलाओं के लिए ये जॉब होगी। बैंक सखी बनकर महिलाओं को घर घर जाकर बैंकिंग सुविधाओं के बारे में लोगों को बताना होगा, लोगों को नई टेक्नोलॉजी और इनके फायदे बताने होंगे। मतलब आप किसी भी बैंक से जुड़ सकते हैं बैंक मित्र के जैसे, बैंक सखी की तरह, है ना। और आपको बताना है कि इस बैंक की क्या ऐप है, किस तरह से बैंक से नेट बैंकिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, किस तरह से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह से आपको घर जाकर के महिलाओं को, दूसरे लोगों को जागरूक करना रहेगा, ठीक है ना। उस पर आपको बैंक कमीशन भी देगा और शुरुआती दौर में सरकार की ओर से हर महीने 4000 रुपए भी मिलेंगे और बाद में अलग से कमीशन मिलेगा। तो अगर आप भी बीसी सखी योजना से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नहीं है, बीसी सखी ऐप है एक सरकार की तरफ से, गूगल प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। वो ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से उसमें रजिस्ट्रेशन करना है और आप इस योजना से जुड़ करके महिलाएं अपनी कमाई शुरू कर सकती हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान राज्य में कंप्यूटर अनुदेशकों की हो सकेगी नियमित भर्ती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट की कल ही बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इतने दिन आपको पता होगा कई सारे स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे गहलोत सरकार से ये मांग करने की कि हाल ही में जो गहलोत सरकार ने कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर निदेशक यानी कि कंप्यूटर टीचर की एज ए भर्ती जो निकाली थी वो संविदा पर निकाली थी, राइट। तो इस भर्ती को क्या कि स्टूडेंट चाह रहे थे कि रेगुलर निकाली जाए। तो अब कुल मिलाकर के देख सकते हैं आप, कल ही अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है कि मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए की गई बजट घोषणा के क्रम में सृजित कंप्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए अब नियमित भर्ती की जाएगी। पहले संविदा पर भर्ती होने वाली थी, तो अब राजस्थान में इस भर्ती को नियमित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब कल कैबिनेट बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बेरोजगार अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली है। कुछ और फैसले आप देख सकते हैं, पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भी राजस्थान सरकार का फैसला है। अच्छा, वहीं राजस्थान राज्य में मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 अगस्त से स्कूल वगैरह भी खुलने जा रहे हैं। गहलोत सरकार ने ये भी कल कैबिनेट में बैठक में फैसला लिया, ठीक है ना। 2 अगस्त से राजस्थान में स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। 12वीं तक के, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने पर सरकार ने मुहर लगा दी। हालांकि रूल्स रेगुलेशंस का आपको पूरा पालन करना होगा, ठीक है ना। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डटोसरा की तरफ से कल ही ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ओके, और वही देखिए दोस्तों, स्कूल खुलने को लेकर तो और एक अपडेट ये भी आ रहा है कि गुजरात राज्य में 26 जुलाई से शुरू हो जाएगी 9वीं से 11वीं तक की कक्षाएं, ठीक है ना। तो गुजरात में भी कक्षा 9वीं से लेकर 11वीं तक के स्कूल जो है वो 26 जुलाई से खुलने जा रहे हैं। हालांकि 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल 9 जुलाई से खोल दिए गए थे गुजरात में, और अब 26 तारीख से इनके लिए भी खुल जाएंगे। स्कूल खोलने को लेकर और एक अपडेट ये भी कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी 2 अगस्त से स्कूलें खोलने जा रही है। 26 जुलाई से हिमाचल प्रदेश राज्य में कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बड़ा फैसला लिया, ठीक है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, ट्रेनिंग सेंटर ये 26 जुलाई से खोलने की परमिशन दे दी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। और वहीं हिमाचल में 2 अगस्त से स्कूल भी खुल जाएंगे 10वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए। ओके, और बाकी दोस्तों एजुकेशन की जब बात हो रही तो कुछ और अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बोर्ड का 12वीं का परीक्षा परिणाम जो है वो 29 से 31 जुलाई के बीच घोषित हो सकता है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एनजीपीसी के 660 मेगावाट की दूसरी इकाई से शुरू होगा विद्युत उत्पादन और बिहार में इससे बिजली की कमी वगैरह नहीं होगी। तो बिहार के लोगों के लिए अब मतलब बिजली कटौती वगैरह बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि एनजीपीसी कंपनी जो है ना वो अपनी सेकंड यूनिट शुरू करने जा रही है, बोले तो मतलब चालू करने जा रही है, और इससे विद्युत उत्पादन अब शुरू हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बिहार के लोगों को बिजली कटौती कम देखने को मिलेगी। और अगली अपडेट देखिए आप, 5 साल का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो है वो अब शुरू होने जा रहे हैं। शुक्रवार को महाकुंभ का उद्घाटन होगा। भारतीय एथलीट भी इस बार इतिहास बनाएंगे। कोरोना वायरस के कारण एक बार पीछे हटने और लेकिन दूसरी बार उसका डटकर सामना करते हुए टोक्यो ओलंपिक दुनिया भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए यादगार का अनुभव साबित करने वाला है। आपको बता दो शुक्रवार यानी कि 23 जुलाई को भारतीय समय अनुसार ठीक 4:30 बजे टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत होने जा रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा चुका है। अगर आप भी दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक को लाइव अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ना, यूट्यूब पर या टीवी पर या किसी रेडियो चैनल पर इसके बारे में आप लिसन करना चाहते हैं तो इसकी चीजें मैं आपको बता दूं कहां देख पाओगे आप, ठीक है ना। तो टोक्यो ओलंपिक का लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण दूरदर्शन के अन्य चैनल आकाशवाणी पर और डीडी स्पोर्ट्स पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो कि फ्री का टीवी चैनल है। प्रीमियम डिक्शों पर भी आता होगा, लेकिन फ्री की सभी डीटीएच वगैरह पर भी आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा। अगर आप रेडियो एफएम वगैरह पर इसके बारे में सुनना चाहते हैं दोस्तों तो आकाशवाणी चैनल पर देख पाएंगे और बाकी यूट्यूब वगैरह पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, वही खबर देखिए दोस्तों, इस बार टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाले जो खिलाड़ी होंगे उनको 75 लाख रुपए तो IOA की तरफ से केस प्राइज का ऐलान किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ जो है ना वो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं के लिए इनामी राशि का पहले ऐलान कर दिए हैं। तकरीबन भारत की तरफ से जो 125 एथलीट हैं वो अगर जीतते हैं तो उनको 75 लाख रुपए की इनामी राशि स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को मिलेगी। रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले को 40 लाख रुपए मिलेंगे और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। तो ये भी वाकई में मतलब खिलाड़ियों के लिए बड़े ही उत्साह की बात है। अगर आप भी दोस्तों टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से अभी लाइक कर दीजिए और टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक जरूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, सीधा आगे बढ़े, अगली बड़ी खबर देखिए आप। केंद्र सरकार खुले मन से किसान संगठनों से वार्ता करने को तैयार है। फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा किसान आंदोलन, उसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह कहना
कहना है। कृषि सुधार के कानूनों को लेकर जो किसान भाई लोग दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, उन किसान संगठनों से सरकार एक बार फिर से बातचीत करने को तैयार है। आपको पता होगा कल से ही तो दिल्ली के जंतर मंतर वगैरह पर किसान आंदोलनकारी जो है वो संगठन अपना ग्रुप शुरू कर चुके हैं। तो उसके बाद सरकार का यह कहना है कि हम किसान भाई लोगों से बातचीत करने को तैयार हैं। अब देखते हैं किसान भाई लोग सरकार के इस प्रस्ताव पर क्या रिएक्शन देते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी देखिए दोस्तों, हमारे देश के युवाओं के लिए, आईटी से जुड़े लोगों के लिए खास करके अच्छी खबर है। आईटी कंपनियों के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और 12,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। दरअसल क्रिसिल और नेशकॉम की भविष्यवाणी के आधार पर देश में आईटी क्षेत्र में जोरदार तरीके से तरक्की देखने को मिलेगी और खास करके केरल सरकार की जो इन्फो पार्क योजना है उससे भी तकरीबन 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर 10 लाख वर्ग फुट स्पेस विकसित किया जाना, जहाँ पर पूरा मतलब टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा, है ना। अच्छा, अब अपन देश से जुड़े कुछ मौसम समाचार पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप, महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से 48 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, 33 का रूट बदला गया, 51 का सफर छोटा हो चुका है। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा भारी बारिश चल रही है, बाढ़ से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग बाग काफी परेशान है। देखिए महाराष्ट्र के 6 से ज्यादा जिलों में बारिश से तबाही मची हुई है। रत्नागिरी का चिपलून शहर पूरा बाढ़ में डूब चुका है, सड़कों पर भी 15 फीट तक पानी भर गया। ये देख सकते हैं आप दोस्तों की किस तरह से मतलब चलती हुई बसें जो है ना सड़कों पर इतने ही डूब गई। 15 फीट पानी भरना मतलब क्या छोटी मोटी बात नहीं है। हमारे मकान की छत होती है ना, उससे भी ऊपर सड़कों पर पानी भर गया। देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी इतनी फ्लोर डूब चुकी है कंप्लीट। और बसों के हालात क्या चल रहे हैं तस्वीर में आप देख सकते हैं। चिपलून का बस स्टैंड डूब चुका पूरी तरह से। 2 लाख से भी ज्यादा लोग अभी घरों में फंसे हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में इस बारिश से तबाही को देखते हुए कई गाँव डूब चुके हैं और हजारों यात्री फंसे हुए हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत भी की, क्योंकि शुरू में ही लगातार हो रही बारिश से रायगढ़ में भूस्खलन वगैरह भी देखा गया। और फिर उद्धव ठाकरे सरकार ने फंसे लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार और सेना की यानी कि हमारी इंडियन आर्मी की भी मदद मांगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं आपकी किस तरह से तबाही से मची हुई है। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीरें हैं। तो सरकार ने कुल मिलाकर के पूरा मदद का भरोसा दिया है। और दोस्तों सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ये हालात नहीं चल रहे हैं, अभी मतलब कई राज्यों में ऐसे हालात चल रहे हैं जहाँ मतलब बारिश तो ज्यादा नहीं हुई है अभी भी कई राज्यों में, लेकिन हालात देखिए आप। तेलंगाना में भी निर्मम और आलिदाबाद जिले में भयानक बारिश से गहराया बाढ़ का संकट। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है तेलंगाना राज्य में भी, है ना। वही देखिए मध्य प्रदेश के विदिशा में भी भारी बारिश कहर बनकर घरों को भी बहा ले जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कुछ वीडियो फुटेज कि किस तरह से घरों को नुकसान हो रहा है। वाकई में ये चीज मतलब बड़ी ही दुखदायी है दोस्तों कि लोगों को इस तरह से नुकसान भुगतना पड़ रहा है। किस तरह से लोगों के आशियाने जो पहले से कच्चे बने हुए हैं वो बाढ़ ने ढहा दिए पूरे के पूरे। और अभी भी मध्य प्रदेश के भोपाल में 4 दिन तक लगातार पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, भोपाल सहित पूरे राज्य में, है ना। मध्य प्रदेश के अलावा देखिए बिहार में भी बाढ़ की सबसे मार्मिक तस्वीर देखने को मिली। बेबस माता पिता को बीमार बेटे के इलाज के लिए नाव से 10 किलोमीटर का सफर करना पड़ा। ये देख सकते हैं आप, ये माता पिता नाव में सफर करके जा रहे हैं। 10 किलोमीटर तक नाव में सफर करना मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये होता है एक माँ बाप का दिल जो अपने बेटा बेटी के लिए मतलब कितनी त्याग और कुर्बानी होती है इनमें। वाकई में सैल्यूट इस दुनिया के सभी माता पिता को दिल से। अच्छा, अभी तो मैंने आपको देश में उन राज्यों के मौसम का हाल बताया जहाँ भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोग बाग काफी परेशान है, राइट। लेकिन इसे मानसून का एक दूसरा पहलू भी देखिए आप। मानसून की बेरुखी ने चिंता बढ़ा दी है। देश के 41% इलाके ऐसे हैं जहां सामान्य से भी कम बारिश हो रही है और अगर यही हालात चलते रहे तो इससे देश में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अभी मतलब महंगाई क्या चल रही है आपको पता ही होगा, पेट्रोल डीजल कितने बढ़ रहे हैं, खाने के तेल चीनी शक्कर आटा दाल चावल सब चीजों में कितनी महंगाई हो रही है, खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल वगैरह तक में, राइट। लेकिन अब ये महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो, क्योंकि कई राज्यों में यही हालात चल रहे हैं। लगभग आधे से ज्यादा जगहों पर सामान्य से भी कम बारिश रही है और बारिश कम होती है तो मतलब पूरा मार्केट जो है ना वो महंगाई से भर जाता है, क्योंकि लोग बागों के पास माल मेटर नहीं आता, खेती बाड़ी से किसानों को फायदा नहीं मिलता तो पैसे नहीं होते लोगों के पास, फिर और ज्यादा गरीबी आ जाती है तो महंगाई बढ़ती है, इससे इकोनॉमी डाउन होती है, समझे कि नहीं। वैसे दोस्तों अभी मौसम विभाग की तरफ से आज संपूर्ण भारत का 23 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में, तेलंगाना मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश उड़ीसा राजस्थान उत्तर प्रदेश दक्षिण गुजरात उत्तराखंड पश्चिम बंगाल सिक्किम आंतरिक कर्नाटक केरल हिमाचल प्रदेश असम जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा सौराष्ट्र कच्छ बिहार झारखंड केरल, इन इलाकों में आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा अगले 24 घंटों के दौरान का वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, लेकिन इससे पहले कोरोना की कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों पर एक नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले आज के सराफा बाजार सोने चांदी का रेट क्या चल रहा है, तो देखिए सोना और चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है। आज के ताजा सोने चांदी के भाव क्या चल रहा है, तो सोने में दोस्तों 600 रुपए की गिरावट आई, जबकि चांदी 300 रुपए तक सस्ती हुई है। अभी सोने का रेट चल रहा है 47,707 रुपए प्रति 10 ग्राम और वहीं चांदी का रेट चल रहा है 66,997 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, तो ये रहा सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वहीं अब कोरोना वायरस की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए WHO ने एक बार फिर से दुनिया को चेताया है। अब तक 124 देशों में कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है ना बहुत ही जानलेवा ये फैल चुका है और ये अब
और भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है और कहीं ना कहीं ये कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर का कारण भी बन सकता है अधिकतर देशों में। सो प्लीज बी केयरफुल। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, मास्क लगाएं, बिना काम घर से बाहर न जाएं, बच्चे बूढ़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। ओके, वही देखिए बड़ी खबर, कोरोना के बाद करीब 30% बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, बाल मजदूरी करने लगे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल चुन्नू मुन्नू बच्चे जो है ना, वो अब मजदूरी कर रहे हैं। कोरोना ने देश और दुनिया का हाल क्या कर दिया, ये एक ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से हाल ही में की गई स्टडी में पता चला कि कोरोना के बाद तकरीबन 30% बच्चों ने स्कूल ही छोड़ दिया। बड़ी ही बेबस और दयनीय बात है, राइट। ऐसे हालातों पर उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल देखिए। यूपी में तकरीबन 4000 बच्चे जो हैं वो कोरोना काल में बेसहारा हो चुके हैं। उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना शुरू की है, मतलब उनके लिए। तो बाल सेवा योजना के तहत उन बच्चों का लालन पालन पोषण, स्वास्थ्य की व्यवस्था वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट करेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वगैरह वगैरह, है ना। तो ये अच्छी पहल है सरकार की। वही बड़ी खबर देखिए, कोरोना से ज्यादा जानलेवा वायरस आ चुका मंकी बी। चीन में मंकी बी वायरस से पहले मरीज की मौत भी हो चुकी है। जिस तरह से भारत में भी दोस्तों 1-2 दिन पहले बर्ड फ्लू वायरस से पहले मरीज की मौत हुई थी इस साल की, इस तरह से मंकी बी वायरस से भी पहली शख्स की जान जा चुकी है। संक्रमित होने पर इसमें मौत का खतरा जो ना 80% तक ज्यादा होता है। अब ये मंकी बी के सामान्य कुछ लक्षण वगैरह क्या है, खुजली होना, फ्लू, थकान, उल्टी या मतली, मांसपेशियों में अकड़न, घाव अगर आपके पास शरीर पर कहीं है तो उसके पास दर्द होना, बुखार आना, ठंड लगना, 24 घंटे से अधिक समय तक सिर दर्द लगातार रहना, ये लक्षण जो है मंकी बी वायरस के कुछ सामान्य सिम्टम्स हैं। कुल मिलाकर के भगवान जितना बचा के रखे उतना ज्यादा बेहतर है, राइट। वही देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शक्ति लागू कर दी है। 11 राज्यों से आने वाले यात्रियों को अब कुछ नियम मानने होंगे, तभी उनको यूपी राज्य में एंट्री मिलेगी। एक तो उनको दोस्तों सभी यात्रियों को कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यूपी में जाने से पहले उनको अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। 11 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों से कोई भी व्यक्ति अगर यूपी में जाएगा तो उसको सभी रूल्स पालन करने होंगे, तभी यूपी में एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। वही कोरोना के असर के चलते देखिए मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तर सप्ताह में अब 5 दिन ही खुलेंगे। 31 अक्टूबर तक ये मियाद को बढ़ा दिया सरकार ने इस नियम को, और गवर्नमेंट ऑफिस जो है उनमें वर्किंग डेज 5 ही रहेंगे। अब 31 अक्टूबर तक यही हालात रहेंगे कोरोना के चलते, है ना। भारत में कोरोना के ताजा डेटा आंकड़ों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप पिछले 24 घंटों के दौरान 34,861 नए मामले देखे गए। वही पिछले 24 घंटों में मौतों का आंकड़ा काफी कम हुआ और राहत की बात है, 481 लोगों की ही मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 3,99,000 चल रही है, यानी कि 4 लाख से अंदर आ चुकी है। वही भारत में अभी कुल मरने वालों की संख्या जो है वो 4,19,000 के लगभग पहुंच चुकी है। ओके, तो ये रही दोस्तों कुछ कोविड डेटा। और अब अपन नजर डाल लेते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब समय मिल चुका है। 28 जुलाई को वो पीएम मोदी से मुलाकात वगैरह भी करने जा रही है, तो ये कुछ पॉलिटिकल सिलसिला चल रहा है। वही खबर देखिए, इंडियन स्टार्टअप को 2030 तक ग्लोबल स्तर तक पहुंचाने में टॉप 3 ग्लोबलाइजेशन करने का लक्ष्य रखा गया। ये कहना है ADIF का, यानी कि डिजिटल स्टार्टअप थिंक टैंक ADIF जो है उसके वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मतलब भारत का ये गोल है, मोटो है कि भारत में इंडियन स्टार्टअप को 2030 तक जो है ना ग्लोबल टॉप 3 में ले जाए। अच्छा विजन है। वही खबर देखिए दोस्तों, डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रही है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से। कल ही ये अपडेट आया कि डिप्टी गवर्नर ने इसका प्लान भी बताया कि भारत अब अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। अब ये डिजिटल करेंसी किसी भी तरह की हो सकती है दोस्तों, जिस तरह से मतलब अभी ये बिटकॉइन वगैरह हो गया, ये क्रिप्टो करेंसी हालांकि, लेकिन ये भी एक तरह की डिजिटल करेंसी ही है, क्योंकि बिटकॉइन का फिजिकल फॉर्म में रियल में कोई कॉइन होता नहीं है, समझ रहे हो ना। ये एक डिजिटली आपके पास करेंसी वैल्यूएबल होती है, मतलब फिजिकल रियल लाइफ में कोई भी कॉइन नहीं होता कि इस कॉइन की वैल्यू एक बिटकॉइन है या ऐसा कुछ, समझ रहे हो ना। तो ऐसी कुछ करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी लाने जा रहा है। देखते हैं इसको लेकर आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐलान कर दिया कि नकली दूध के खिलाफ अब अभियान शुरू किया जाएगा। पटवारियों को लेकर भी अहम निर्देश दिया है। दरअसल बैठक में किसान मंच के पदाधिकारियों ने सरकारी तंत्र में हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, और जिसमें एक तो राज्य में नकली दूध वगैरह काफी बढ़ रहा है तो उसके खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति नकली दूध कर बेचते हुए पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य में अब नकली दूध कहीं भी नहीं बिकना चाहिए, ये सरकार की प्लानिंग है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए आप, व्हाट्सएप में कुछ इंटरफेस चेंज देखने को मिलेगा अगर आप भी आईफोन यूजर है तो। अब वीडियो कॉलिंग के दौरान आपको फेस टाइम जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा और लोगों को इससे नया जोड़ना भी आसान होगा, है ना। व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में एंड्रॉइड यूजर एप्पल यूजर के लिए। ओके, वही खबर देखिए, सऊदी अरब ने उठाया बड़ा कदम। हज यात्रा के दौरान इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का में पहली बार महिला सैनिकों की तैनाती की गई है, जो कि वाकई में एक अमेजिंग बात है कि महिलाओं को मतलब अब दुनिया में ग्लोबल लेवल पर भी एक आत्मसम्मान मिल रहा है ना। वही खबर देखिए, मणिपुर राज्य में इम्फाल से 21 किलोमीटर दूर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता थी, लेकिन भगवान की गनीमत से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही अपडेट देखिए, राजस्थान में भी फिर से भूकंप के झटके देखे गए। बीकानेर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के तेज झटके आए। रिएक्टर स्केल पर 4.8 तीव्रता आई, लेकिन फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है, जो कि अच्छी बात है। वहीं अपडेट देखिए दोस्तों, एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया। सरकार इन सुविधाओं पर लगाम लगाने जा रही है। दरअसल दिवालिया कंपनी एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन से कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी जहां पहले से ही अपने हक को लेकर चिंता में है,
अब उन्हें एक और झटका लग सकता है, वो है कि अब कर्मचारियों को कुछ नई शर्तें वगैरह माननी होगी और बाकी तो आप समझ ही गए, कर्मचारियों को कुल मिलाकर के लॉस ही होगा, है ना। वही खबर देखिए, उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक की बारी है। येदियुरप्पा ने भी 26 जुलाई को इस्तीफे के संकेत दिए। हाल ही में आपको पता होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था और अब भाजपा शासित कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा तेज हो रही है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं 26 साल तक, क्योंकि 26 जुलाई को उनका मैंने 26 साल बोल दिया, कुल मिलाकर के 26 जुलाई को जो है ना दोस्तों उनके कार्यकाल के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और 26 जुलाई से वो नया कार्यकाल संभालेंगे, या तो इस्तीफा वगैरह दे देंगे। तो देखते हैं और आगे पॉलिटिक्स पर क्या अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि एक बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर हु इज कॉल्ड। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, तो जल्दी से लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में और बाकी तो आप खुद ही समझदार। अब क्या करना आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।